Hi everyone, now let us have a look at Google Kickstart Round B 2020 problem number 3, that is robot path decoding. So let us first understand the question and then move on to the concept. Robot path decoding. Your country's space agency has just landed a rover on a new planet which can be thought of as a grid of squares containing 10 to the power 9 columns and rows starting from 1 to 10 to the power 9. Let W, H denote the square in the wth column and the hth row. The rover begins on the square 1, 1. तो क्या दिया गया है कि जो नया प्लेनेट है जहाँ पे रोवर को भेजा गया है उसको एक ग्रिड की तरह कंसीडर करो सच दैट 1 से लेकर 10 की पावर 9 कॉलम्स हो और 10 की पावर 9 रोज तक हो और कोई भी एक सेल है वो कैसे डिनोट होगा W, H से. वहाँ पे W कॉलम है और H रो है. ठीक है. The rover can be maneuvered around on the surface of the planet by sending it to a program which is a string of characters representing movements in the 4 cardinal directions. The robot executes each character of the string in the order. N denotes move 1 unit in north, S, W, E, respectively south, west and east. There is also a special instruction X in bracket Y where X is a number between 2 to 9 and Y is a non-empty subprogram. This denotes that the robot should repeat the subprogram Y a total number of X times. For example, क्या दिया गया है X, Y करके स्पेशल इंस्ट्रक्शन है जो डिनोट करता है कि Y सब प्रोग्राम है वो X नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल ऐसा दिया गया है. ठीक है. तो इसका मतलब जो E है वो 2 टाइम्स होगा तो 3S E और ये पूरा है वो 3 टाइम्स होगा. तो ये जो इंस्ट्रक्शन है वो एक्चुअली इन मूव्स को डिनोट करता है. ठीक है. Since the planet is a torus, the first and the last columns are adjacent. So moving east from column 9 वो काफ़ी लंबा दिया गया है. वो बेसिकली क्या कह रहा है कि इसको एक सर्कुलर कंसिडर करो. मतलब कि अगर यहाँ पे है और एक स्टेप राइट की तरफ मूव होता है तो वो यहाँ पे आ जाएगा सेम रो में. ठीक है. और यहाँ से एक स्टेप लेफ्ट लेगा तो यहाँ पे आ जाएगा. सिमिलरली यहाँ से एक स्टेप नीचे जाएगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ से एक स्टेप ऊपर जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है. Okay. Given a program that the rover will execute, determine the final position of the rover after it has finished all its movements. ठीक है. फिर कंस्ट्रेंट्स दिए गए जो मैंने वहाँ पे लिखे हैं. एक एग्जांपल भी हम एंड में देखेंगे. ठीक है. ओके. तो ये क्वेश्चन दिया गया है. बोला है कि ये 10 की पावर 9 क्रॉस 10 की पावर 9 का एक स्पेस है, प्लेनेट है. ठीक है. और वो एक तरीके से सर्कुलर, मतलब यहाँ से राइट मूव करोगे तो यहाँ जाओगे उस तरह से जैसे मैंने समझाया. और वो यहाँ से स्टार्ट करता है 1, 1 से. ठीक है. रोवर. और इस तरह के कुछ प्रोग्राम्स दिए गए हैं. तो ये जैसे इसमें डिसोसिएट होता है तो ये सारे मूव्स एस क्या डिनोट करता है कि एक स्टेप साउथ में मूव हुआ, मतलब यहाँ पे है और अगर एस आएगा तो एक स्टेप यहाँ पे जाएगा. ठीक है. ईस्ट में यहाँ पे जाएगा. वेस्ट होगा तो यहाँ पे जाएगा. ई ईस्ट को रिप्रेजेंट करेगा. एन होगा तो नॉर्थ को रिप्रेजेंट करेगा और डब्ल्यू होगा तो वेस्ट को रिप्रेजेंट करेगा. वेस्ट होगा तो यहाँ पे जाएगा और नॉर्थ होगा तो एक स्टेप रोवर ऊपर जाएगा. तो यहाँ से स्टार्ट करने के बाद इस तरह का प्रोग्राम दिया गया है जो कि इस तरह के स्टेप्स को रिप्रेजेंट करता है. एक्स ऑफ वाई के फॉर्म स्ट्रिंग दी गई है. तो ये सारे स्टेप्स ख़त्म करने के बाद, सपोज अगर इसको एग्जांपल ले तो ये सारे स्टेप्स ख़त्म करने के बाद फाइनली रोवर की पोजीशन क्या होगी. ठीक है. वो पूछा गया है क्वेश्चन में. तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं. अब यहाँ पे मैं 3 कंसेप्ट्स पहले बताना चाहूँगा जिससे कि पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा. फर्स्ट, द ऑर्डर ऑफ स्टेप्स. इसमें बोला गया है कि वो उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट करता है बट द ऑर्डर ऑफ स्टेप्स डजंट मैटर. कैसे? मान लो वो
मान लो ये 5x5 का है, ठीक है। अब रोवर मान लो यहाँ पे है। अब मैं प्रोग्राम लिखता हूँ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट साउथ वेस्ट, ठीक है। मतलब नॉर्थ मतलब एक यहाँ पे, फिर ईस्ट, यहाँ पे ईस्ट ईस्ट, फिर साउथ और फिर वेस्ट, मतलब यहाँ पे आएगा। फाइनल पोजीशन ये होगी। अब मैं कहता हूँ कि ईस्ट वेस्ट साउथ ईस्ट नॉर्थ, मैं इन स्टेप्स में मूव करता हूँ। मतलब कि ईस्ट सबसे पहले यहाँ से ईस्ट में मूव होना है, मतलब यहाँ पे, फिर वेस्ट में यहाँ पे, फिर साउथ, फिर वापस ईस्ट यहाँ पे और फिर नॉर्थ, वापस इसी पोजीशन पे आ गए। इसका मतलब द ऑर्डर इन विच वी कंसिडर स्टेप्स, क्योंकि हमें तो फाइनल पोजीशन देनी है, पूरा पाथ दिखाना नहीं है, तो ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं कि एक नॉर्थ ईस्ट वेस्ट जैसे जैसे वो आ रहा है, उसकी बजाय हम एक साथ सारे नॉर्थ मूव्स एक ही स्टेप में कर सकते हैं। मतलब पहले नॉर्थ खत्म कर सकते हैं, एक स्टेप में बाद में देखेंगे। पहले सारे नॉर्थ वाले मूव्स खत्म कर दिए, फिर साउथ वाले खत्म कर दिए, फिर वेस्ट वाले खत्म कर दिए, फिर ईस्ट वाले खत्म कर दिए। ये इजी हो जाएगा इससे। तो फर्स्ट कंसेप्ट ये है कि ऑर्डर डजंट मैटर। चलो सेकंड कंसेप्ट है, ये ठीक से सुनना। मूविंग n steps in a particular direction is equivalent to moving a step of size n, moving one step of size n in that particular direction, ठीक है। मतलब मैं यहाँ पे हूँ, अब यहाँ से बोला गया है कि साउथ 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 ऐसे मूव करना है, ठीक है। तो हम पहले यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, फिर इसको रब कर दिया, फिर यहाँ पे आए, फिर अब यहाँ पे है, फिर देखा कि वापस साउथ है, यहाँ पे आ गए, कैंसिल। अब वापस देखा साउथ है, वापस यहाँ पे आ गए, तो ये हमारी फाइनल पोजीशन हो गई। मूविंग n स्टेप्स इन वन डायरेक्शन, यहाँ पे मूविंग 3 स्टेप्स इन साउथ डायरेक्शन इज इक्विवेलेंट टू मूविंग 1 स्टेप ऑफ साइज n, मतलब 3 इन दैट रिस्पेक्टिव डायरेक्शन। मतलब यहाँ से अगर हम एक ही स्टेप ले, लेकिन 3 साइज का ले जो कि साउथ है, सीधा हम यहाँ पे आ जाएंगे, तो ये दोनों बराबर हो गए। ये काफ़ी सिंपल है, लेकिन ये आगे यूज में आएगा। अब पहले और दूसरे पॉइंट्स को अगर कंबाइन कर दे, पहला पॉइंट क्या था कि ऑर्डर डजंट मैटर, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या था कि एक ही डायरेक्शन में n पॉइंट्स मूव करना इज इक्विवेलेंट टू मूविंग 1 स्टेप इन दैट डायरेक्शन ऑफ साइज n। तो अगर हम किसी तरह से जो हमारा प्रोग्राम दिया गया है, जो स्ट्रिंग दी है, किसी तरह से उसको सॉल्व करते हैं, उसमें कितने नॉर्थ मूव्स है, ठीक है, इसका C1 काउंट हो गया, कितने साउथ मूव्स है, कितने ईस्ट मूव्स है और कितने वेस्ट मूव्स है, वो अगर हम पहले स्टोर कर दें, ठीक है। उसके बाद एक एक स्टेप मूव करने की बजाय हमें पता है कि नॉर्थ में C1 स्टेप इज इक्विवेलेंट टू मूविंग 1 स्टेप ऑफ साइज C1 इन नॉर्थ डायरेक्शन। तो हम एक ही लाइन में एक ही लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ेगा इस C1 को करने के लिए। जैसे कि अगर हमारी जो वर्टिकल डायरेक्शन है, ठीक है, वो मान लो हम आंसर ऑफ H से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमें एक फॉर लूप लगाना पड़ेगा। I इक्वल टू 1, I इज लेस देन इक्वल टू C1, I प्लस प्लस, और यहाँ पे 1 1 था, यहाँ पे 10 की पावर 9 और 10 की पावर 9 था, तो नीचे की तरफ जो कोऑर्डिनेट्स है वो इंक्रीज होते हैं। तो अगर नॉर्थ की बात करें, हमारे पास C1 है, तो आंसर ऑफ H माइनस माइनस करने पड़ेंगे, तो ये C1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेगा। अगर हम उससे बेटर है कि जो सेकंड कंसेप्ट हमने सीखा वो करें, तो सीधा हम क्या कर सकते हैं, आंसर ऑफ H माइनस इज इक्वल्स टू C1, सीधा C1 स्टेप्स ऊपर चले गए। तो ये इसमें क्या होगा, फॉर लूप नहीं लगाना पड़ेगा, सीधा यही लिख सकते हैं, आंसर H माइनस इज इक्वल्स टू C1, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो गई। तो पहले और दूसरे पॉइंट्स को कंबाइन करके क्या पता चला कि अगर ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम एक काम करते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट के टोटल मूव्स है वो पहले स्टोर कर लेते हैं। और सेकंड कंसेप्ट है कि
एक ही जंप में उतने स्टेप्स कवर कर लो, तो उससे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बच जाएगी और पहले से हमारा जो थिंकिंग है, इम्प्लीमेंटेशन है, वो ईजी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो लेंथ 2000 है। ठीक है, अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो 100 टेस्ट केसेस, अब लेंथ 2000 है, तो मान लो अभी लेंथ 2000 तक है, तो मैं ये कहता हूँ कि 9 9 9 9 9 नॉर्थ, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो नॉर्थ में कितने मूव्स हुए? 9 की पावर 5। ये स्ट्रिंग की लेंथ कितनी हो गई? 10 15, ये सिर्फ 16 लेंथ है। 16 लेंथ में भी इतना हम मूव्स दिखा सकते हैं। तो अगर 2000 लेंथ की स्ट्रिंग होगी तो ये तो बहुत, मतलब 9 की पावर में भी हु नो हम 100 भी स्टेप्स लगा सकते हैं। तो अगर एक एक स्टेप मूव करने जाएंगे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा सेकंड कंसेप्ट यूज होगा कि हम एक ही स्टेप में वो उस डायरेक्शन में सारे मूव कर ले। अगर फर्स्ट और सेकंड कंसेप्ट को कंबाइन कर देंगे तो पहले तो ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, और सेकंड है कि एक डायरेक्शन में उतने स्टेप्स एक ही बार में ले लो। ठीक है, तो हम नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट के काउंटिंग्स किसी तरह से काउंट करके एक ही स्टेप में उस डायरेक्शन में मूव हो जाएंगे। अगर यहाँ पे एक एक मूव करने बैठे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑब्वियसली सालों लग जाएंगे। अब जो एक ऑब्वियस डाउट आता है वो आता है कि यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाला मैंने आधा छोड़ा था, तो वो 100 और वो मैं दिखा रहा था कि वो 9 की पावर 100 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये अगर इतनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, एक एक स्टेप मूव करने बैठा तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। अब एक जो ऑब्वियस डाउट आता है कि इतनी लेंथ है तो 9 की पावर 100 200 इतने स्टेप्स भी अगर हम ले सकते हैं तो वो तो 10 की पावर 9 के बाहर चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन बोला है कि सर्क्यूलर है तो वापस वो अंदर आ ही जाएगा। मतलब जैसे कि यहाँ पे है, अब यहाँ से बोला है 100 स्टेप्स, तो वो बेसिकली यहाँ से फिर 99 स्टेप्स हो जाएगा। एक स्टेप में वो यहाँ से यहाँ आएगा, मतलब एक्चुअली सर्क्यूलर है, और बाद में 99 स्टेप्स। तो यहाँ पे थर्ड कंसेप्ट क्या कहता है कि मूव्स मॉड्यूलो साइज ऑफ द ग्रिड इतने ही वैलिड है। समझ रहे हो? जितने टोटल मूव्स है मॉड्यूलो साइज, ये जो आंसर आता है ये जो होगा मूव्स, इसको मान लो मूव्स 1 या मूव्स फाइनल कुछ भी बोल दिया, इतने ही वैलिड मूव्स होंगे। अब वो कैसे, ये देखिए। अब ये 4x4 का है, यहाँ पे साइज क्या रिप्रेजेंट करता है? ग्रिड की साइज, जो कि हमारे केस में 10 की पावर 9 है। अब ये 4x4 है। ठीक है, अब मान लो हमारा रोवर यहाँ पे है। ठीक है, तो साइज 4 है, तो हम 2 3 4 5 और 6, ठीक है, 1 मिनट, 10 और 9 और 8 इतने मूव्स हम करते हैं। तो अगर 8 मूव्स में कर रहा हूँ ये ईस्ट की तरफ, ठीक है, तो 8 मूव्स कर रहा हूँ, मतलब 1 2, फिर यहाँ पे आ जाएगा 3 4 5 6 7 8, यहीं पे आया। अब 8 मॉड्यूलो 4, साइज 4 है, इक्वल टू 0 स्टेप्स के बराबर हुआ। अब 9 की बात करें तो 8th स्टेप में यहाँ पे था, तो 9th स्टेप में यहाँ पे होगा, यहाँ पे है इनिशियली। अब 9 स्टेप्स मूव करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पे आएगा। 9 मॉड्यूलो 4 क्या होगा? 1, तो 9 स्टेप्स इज इक्विवेलेंट टू 1 स्टेप। सिमिलरली 10 स्टेप्स में यहाँ पे आएगा, और 10 मॉड्यूलो 4 क्या होगा? 2। समझ रहे हो? तो मूव्स मॉड्यूलो साइज इतने ही वैलिड मूव्स है। तो अगर हमारे पास मान लो 9 की पावर 35 इतने मूव्स भी अगर आए तो इसमें हम क्या लगा देंगे? इसमें हम 10 की पावर 9 से मॉड्यूलो ले लेंगे, तो जो बचेगा उतने ही मूव्स उस डायरेक्शन में करने हैं। ये 3 कंसेप्ट हमने सीख लिया।
मॉड्यूलो में ध्यान रखना, हर एक स्टेप पे जब भी हम काउंटर इंक्रीज कर रहे होंगे या कैसे काउंट करेंगे वो भी मैं दिखाऊंगा, लेकिन वो हर बार मॉड्यूलो मोड लगाना पड़ेगा, वरना अगर हम 9 की पावर 100 होने का वेट करेंगे तो ये तो लिमिट के बाहर चला जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। वो मॉड्यूलो की प्रॉपर्टीज है ये। तो ये 3 कंसेप्ट को अगर हम कंबाइन करके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखें तो पहला क्या था, ऑर्डर डजंट मैटर। इससे हम क्या करेंगे, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ और ईस्ट इनके काउंटिंग ले लेंगे, C1, C2, C3, C4, ताकि मूवमेंट काफ़ी इजी हो जाए, एक एक स्टेप पे ना करना पड़े। ठीक है, पहले नॉर्थ फिर वेस्ट फिर साउथ, ऐसा ना करना पड़े, सीधा एक ही स्टेप में इतना मूव कर ले। सेकंड क्या था कंसेप्ट कि C1 मूव्स अगर नॉर्थ में है तो एक एक मूव करे या एक साथ C1 मूव्स कर ले, दोनों सेम है तो उससे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी। ठीक है, और थर्ड कंसेप्ट क्या था कि मूव्स मॉड्यूलो साइज उतने ही वैलिड मूव्स होते हैं, तो अगर बहुत ज़्यादा भी अगर हम पहुंच जाते हैं लेकिन वो वैलिड ही नहीं होंगे क्योंकि वो सर्कुलर होके वहीं के वहीं आ जाएंगे, तो उसके बाद जितने बचेंगे मॉड्यूलो के बाद वही हमारे वैलिड मूव्स होंगे। ठीक है, तो अब इन 3 कंसेप्ट को कंबाइन करना है। तो इसमें अब बचा क्या, इसमें C1, C2, C3 और C4 की वैल्यूज ही बची। ये मैंने जो कोड है उसमें नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट नाम के वेरिएबल से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, इनिशियलाइज इन सबको 0 कर दिया है, और जो हमारा आंसर है उसको आंसर W ये कॉलम रिप्रेजेंट करता है, और आंसर हाइट ये रो रिप्रेजेंट करता है। ये कोड में मैंने इनसे रिप्रेजेंट किया है। तो अभी हमें जो 2000 लेंथ की स्ट्रिंग है उसकी मदद से हमें ये काउंटिंग्स निकालने हैं। ये कर लेंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। अब ये हम कैसे करेंगे, ये हम करेंगे स्टैक की मदद से। कभी भी मतलब कभी भी नहीं बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में जब पैरेंथेसिस वाला क्वेश्चन आ जाए कि ये मल्टीप्लाई करना है या तो फिर वैलिड पैरेंथेसिस का भी क्वेश्चन अगर तुम लोगों ने देखा हो तो उन सब में स्टैक का यूज़ होता है। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे वो मैं एक एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ। ठीक है, स्टैक के बारे में नहीं पता तो वो पहले एक बार पढ़ लो तो काफ़ी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे क्या दिया गया था, ये 2 एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, यही देख लेते हैं। एक ये तो पहले देखा हमने, स्टैक की मदद से ये करते हैं। ये नीचे जो गिवन टेस्ट केसेस है उसमें दिया गया है। ठीक है, ये दिया गया है। तो सबसे पहले हमें नॉर्थ, वेस्ट, साउथ और ईस्ट के काउंटिंग्स निकालने हैं। उसके बाद हम फर्स्ट और सेकंड कंसेप्ट को कंबाइन करके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को कंबाइन करके सॉल्यूशन निकाल देंगे। तो स्टैक से क्या करना है, स्टैक पता है क्या होता है, एक कंटेनर जिसमें वैल्यू डालेंगे तो वो सबसे ऊपर जाएगी और जब निकालेंगे तो सबसे ऊपर वाली वैल्यू निकालेंगे। जैसे कि 3 वैल्यूज़ है तो अगर हम वैल्यू चाहिए तो सबसे ऊपर वाली, कुछ वैल्यू नहीं डालनी है तो यहाँ पे ऊपर आएगी, इस पार्ट को टच नहीं करना, इसको स्टैक बोलते हैं। तो एक बात समझो, ये 3 ये नॉर्थ और वेस्ट है, उन दोनों के लिए है। तो इसका मतलब कि अगर एक नंबर आ रहा है, ठीक है, तो वो हम स्टैक में अगर डाल देंगे तो वो उसके बाद वाले इनको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर नंबर आ रहा है, ठीक है, इनको अभी रहने दो, अगर नंबर आ रहा है 3 तो उसको हम स्टैक में डाल देंगे, और उसके बाद अगर कैरेक्टर आया तो स्टैक की जो टॉप मोस्ट वैल्यू होगी वो उस कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही होगी। अब वो उस कैरेक्टर को कब तक रिप्रेजेंट करेगी, जैसे कि ये 3 है, वो इस W के लिए तो कुछ नहीं है, वो तब तक रिप्रेजेंट करेगी जब तक एक क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं आ जाता। ये क्लोजिंग ब्रैकेट जैसे ही आएगा वैसे हम टॉप मोस्ट वैल्यू जो होगी स्टैक की वो पॉप आउट कर देंगे, क्योंकि 3 है, ठीक है, वो हमने स्टैक में पॉप इन किया। ये हमारा स्टैक है, यहाँ पे मान लो हमने 3 डाला, तो अब उसके बाद ये कैरेक्टर आया, इसका मतलब ये जो 3 है वो इसके साथ कनेक्टेड है, मतलब 3n होगा,
फिर 3W होगा। फिर जैसे ही ब्रैकेट क्लोज होगा तो हम क्या देख रहे हैं कि जब भी ब्रैकेट क्लोज होता है तो जो स्टैक में टॉप मोस्ट वैल्यू होती है, अब स्टैक में नीचे 2B होगा, ठीक है, क्योंकि वो सबसे पहले आया था। लेकिन ये ब्रैकेट क्लोज होने पे क्या 2 का इफेक्ट चला जा रहा है क्या? नहीं, 2 का इफेक्ट तो इस ब्रैकेट से लेके यहाँ तक पूरे में है। ये 3 का इफेक्ट यहाँ तक है। इसका मतलब जब भी क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा तो जो सबसे नियरेस्ट नंबर होगा, जो स्टैक में सबसे टॉप मोस्ट, उसको हम निकाल देंगे, तो इसको निकाल देंगे। तो अभी भी इन सब पे इसका तो कनेक्शन है ही, ये इसको भी मल्टीप्लाई कर रहा है, ये पूरे स्टैक को कर रहा है। तो इस एग्जांपल को अगर सॉल्व करें तो ये देखो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। साउथ तो पहले ही 0 हो गया, कोई है ही नहीं, इन सबको इनिशियलाइज 0 से करना है, ठीक है। अब मैं स्टैक को लेता हूँ, जैसे ही नंबर आया स्टैक में हमने डाल दिया, ठीक है। अब जब वापस नंबर आएगा तो हम देखेंगे कि क्या स्टैक एम्प्टी है। अगर एम्प्टी है तो सिंपली नंबर डाल दो। अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो हम क्या करेंगे, स्टैक का जो सबसे ऊपर वाला नंबर होगा उसके साथ इसको मल्टीप्लाई करके डालेंगे। तो यहाँ पे हम 6 डालेंगे, क्यों? क्योंकि 3N और W, ठीक है। अभी मैं अगर सिर्फ इतना ही कंसीडर करूं, ठीक है, तो ये क्या होगा, 2 इंटू NW अब ये वापस ट्वाइस हो जाएगा, तो 6 टाइम्स N आएगा, 6 टाइम्स W आएगा। इसका मतलब कि ये जो है उसका इफेक्ट भी इस पे है और इसका इफेक्ट भी इस पे है। मतलब ये जो है वो 3 टाइम्स रिपीट होगा और ये जो पूरा है वो 2 टाइम्स रिपीट होगा। तो ये कितनी बार हुआ, पहले 3 टाइम्स, फिर 3 इंटू 2, ये 3 टाइम्स रिपीट होगा, फिर ये पूरा है वो 2 टाइम्स रिपीट होगा। तो ये कितनी बार हुआ, 3 इंटू 2, 6 टाइम्स, ठीक है। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। इसका मतलब जब भी स्टैक में हम नंबर डालने जाएंगे तो देखेंगे कि स्टैक एम्प्टी है। अगर एम्प्टी है तो सिंपली नंबर डाल दो, अगर नहीं है तो उसके साथ मल्टीप्लाई करके डालो, क्योंकि उसके बाद जो कैरेक्टर्स होंगे उसमें इसका भी इफेक्ट होगा, क्योंकि इसका भी क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं आया, वो यहाँ पे है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे, ओपनिंग ब्रैकेट है तो उसको कुछ करना नहीं है। अब हम देखेंगे कि अगर स्टैक एम्प्टी है, अगर एम्प्टी है इसका मतलब क्या हुआ, देखो मान लो ये इनपुट दिया है तो इसमें तो स्टैक एम्प्टी रहेगा। एम्प्टी का मतलब क्या है, 1 टाइम काउंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे तो स्टैक एम्प्टी नहीं है, 6 है, इसका मतलब n को 6 से इंक्रीमेंट करना है, ये हो गया 6। W को भी 6 से इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। अब जैसे ही क्लोजिंग ब्रैकेट आया इसको हम पॉप आउट कर देंगे, क्योंकि अभी 3 की कोई वैल्यू नहीं रही। जैसे ही ये क्लोज ब्रैकेट हो जाएगा 3 इसके बाद इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन 2 तो अभी भी करेगा, तो एक को ही पॉप आउट करेंगे। अब वापस 2 आया तो हम क्या नंबर पुश कर देंगे, 4, क्योंकि ये जो है वो पूरा 2 टाइम्स है और ये खुद 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो 2 इंटू 2 ये पूरा 4 टाइम्स आ जाएगा। अब W, तो W को 4 से इंक्रीज करना है तो ये 10, ठीक है। अब वापस 2 आया, इसका मतलब वापस इसके साथ 2 से मल्टीप्लाई करके नंबर को डालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो ई है वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, फिर ये 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो ये 4 टाइम्स हो गया, फिर ये पूरा 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो ये खुद 8 टाइम्स होगा। तो अब ई इंटू 8, तो ये 8 हो गया। वापस ई है, ई इंटू 8, तो ये कितना हो गया, 16 हो गया। अब क्लोजिंग ब्रैकेट आया, इसका मतलब इसको निकाल देंगे। अब W इंटू 4, 14। वापस क्लोजिंग ब्रैकेट आया, इसको निकाल देंगे, वापस क्लोजिंग ब्रैकेट आया, इसको निकाल देंगे, ठीक है। अब हमें क्या दिख रहा है कि नॉर्थ में 6 मूव्स होने हैं, तो अब हम सबसे पहले फर्स्ट पोजीशन पे थे, ठीक है। तो यहाँ पे थे 1,1 पे, तो टोटल 10 की पावर 9 है। नॉर्थ में 6 पोजीशन मूव होना है, मतलब ऊपर 6 पोजीशन, तो सबसे पहले मूव होंगे तब कहाँ पे जाएंगे, 10 की पावर 9 पे, यहाँ से यहाँ पे आ जाएंगे। फिर और 5 मूव्स, मतलब 10 की पावर 9 माइनस 5,
मतलब 10 की पावर 8 और 5, तो रो होगी वो क्या होगी 6, 7 और 8, 8 टाइम्स 9 और 5, ठीक है। अब ईस्ट में कितने मूव्स है 16 मूव्स, मतलब यहाँ कहीं पे होगा ईस्ट में 16 मूव्स है, वेस्ट में कितने हैं 14 मूव्स, तो नेट मूव्स ईस्ट में कितने हो गए 2, तो कॉलम क्या होगी 2, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2 और 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 3 दिया है, अच्छा इनिशियली 1 है, ठीक है, तो नॉर्थ में इस तरफ वेस्ट ईस्ट में 16 मूव्स, फिर वेस्ट में 14 मूव्स, तो टोटल राइट हैंड साइड कितने मूव्स हुए 2, इनिशियली क्या था 1,1, तो 1 + 2 क्या होगा 3, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ कि अब ये लास्ट पॉइंट है, इफ ये आंसर डब्ल्यू और आंसर एच, आंसर डब्ल्यू क्या हो जाएगा, आंसर डब्ल्यू कॉलम रिप्रेजेंट करता है इज इक्वल टू 1 प्लस इनिशियली 1 है, फिर ईस्ट में मूव्स माइनस वेस्ट में मूव्स, कॉलम है ना, ईस्ट में कितने मूव्स किए माइनस वेस्ट में कितने किए, और आंसर है जो रो को रिप्रेजेंट करता है इनिशियली 1 था, फिर साउथ में कितने मूव्स किए माइनस नॉर्थ में कितने मूव्स किए। अभी अगर इन दोनों में से कोई भी अगर लेस देन इक्वल टू 0 हुआ, क्योंकि हमारे तो रो और कॉलम्स 1 से लेकर 10 की पावर 9 तक ही है, तो अगर लेस देन इक्वल टू 0 हुआ, जैसे कि इफ आंसर डब्ल्यू इज लेस देन इक्वल टू 0, दोनों के लिए कंडीशन लगा देंगे, तो क्या करना है आंसर डब्ल्यू इज इक्वल्स टू आंसर डब्ल्यू प्लस 10 की पावर 9 क्यू, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। अब इनिशियली हम यहाँ पे थे, ठीक है, इस क्वेश्चन में हमने देखा था कि नॉर्थ डायरेक्शन में कितने 6 मूव्स है, तो यहाँ पे आंसर एच है वो क्या हो जाएगा, साउथ में 0 थे और नॉर्थ में 6 थे, 1 + 0 - 6 इक्वल्स टू -5, ये तो इनवैलिड है, तो मैंने क्या कहा कि प्लस 10 की पावर 9 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 10 की पावर 8 प्लस 10 की पावर 8 प्लस 95, वेट 10 की पावर 9 है, हाँ वही हो गया 10 की पावर 8 प्लस 95, ठीक है, ओरिजिनली क्या होना चाहिए, ये 10 की पावर 9 मतलब टोटल कितने डिजिट्स हुए 10, तो ये 9 होने चाहिए, मतलब 8 + 5 ये होना चाहिए, तो ये इससे आंसर आ गया। इफ आंसर एच इज लेस देन इक्वल टू 0 -5 है, देन आंसर एच इज इक्वल टू आंसर एच प्लस 10 की पावर 9। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर इससे मैं ऊपर मूव कर रहा हूँ तो वो यहाँ पे आएगा, ठीक है, उसके बाद स्टेप्स लेना चालू करेगा। तो अगर ये मेरा नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पे ऊपर की डायरेक्शन में मेरे ये जो आंसर है वो -5 आ रहा है, तो -5 का क्या मतलब, अगर ये 1 है तो यहाँ से 5 डायरेक्शन, सॉरी -5 आ रहा है ना, यहाँ से लेने कितने थे डायरेक्शन, साउथ में नॉर्थ में 6 मूव्स, यहाँ से 6 मूव्स करने थे, ठीक है, लेकिन जो आंसर है वो -5 पे आ रहा है। इसका मतलब क्या, -5 पे आ रहा है, इसका मतलब क्या, ये जितने भी मूव्स है वो हमें यहाँ आने के बाद मूव करने थे, तो एक मूव तो किस में चला जाएगा, यहाँ से यहाँ जाने में, टोटल 6 मूव्स है नॉर्थ डायरेक्शन में, तो एक मूव तो यहाँ से यहाँ जाने में लग जाएगा, फिर बचे कितने 5, तो यहाँ से 5, इसका मतलब अगर यहाँ से ऊपर जाना है दैट इज इक्विवेलेंट टू यहाँ पे आके ऊपर जाना, तो यहाँ पे अगर -5 आ रहा है तो उसको सिंपली यहाँ पे रख देंगे, क्योंकि वो यहाँ पे मूव होके ही जाना है, समझ गए, इसीलिए वो आंसर W + 10 की पावर 9 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे आ गया कहीं पे, ठीक है, यहाँ पे
-5 पोजीशन पे आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं पहले 1 पे था, उसके बाद 6 मूव्स मैंने यहाँ पे किए, तभी मैं -5 पोजीशन पे आ गया कॉलम वाइज। तो एक मूव तो यहाँ जाने में चला जाएगा, सर्कुलर है। उसके बाद जो 5 मूव्स बचे वो यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, तो यहाँ पे -5 आया, दैट इज इक्विवेलेंट टू 10⁹ ये कॉलम -5, ठीक है। तो आंसर W इक्वल टू आंसर W प्लस 10⁹, ये खुद नेगेटिव है। तो और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ये जो स्टैक वाला हमने किया वो एक ही फॉर लूप में हो जाएगा। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी 100 इंटू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ 2 इंटू 10⁶। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है, एंड कोड जो है वो मैंने कमेंट में प्रोवाइड किए। थैंक यू।